हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज मैं आपको क्लास 6 SST चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। मैंने पहला वीडियो में मैंने डाला था, जो आपको मैंने हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और उसके बाद मैंने इसको क्लेरिफाई किया था। और आज मैं आपका हिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है व्हेन वेयर एंड हाउ, उसका आपको मैं सेकेंड जो वीडियो है वो आपको उसके माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको हिंदी में कर रहा हूँ। पिछले हम लोग में इतिहास क्या था उसके बारे में जाना कि हिस्ट्री द कलेक्शन ऑफ पास्ट थिंग्स, बीते हुए चीजों का अध्ययन है जो लीड करता है आपको, ये सब चीज के रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आखिर इतिहास का स्रोत कैसे है, कैसे जानते हैं, इसका स्रोत कैसे है, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ध्यान से सुनिएगा। कहता है देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच ए हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। कहता है कि बहुत सारे हिस्ट्री जो स्रोत है जिसके आधार पे जो इतिहासकार होते हैं उसके पास्ट के घटनाओं को क्या करते हैं, उसका डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। These sources can be broadly divided into two groups, और इस तरह के सोर्सों को मतलब व्यापक रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा का नाम है आपका लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में तो पुरातत्व स्रोत, और सेकेंड है आपको लिटरेरी सोर्सेज, जिसका मतलब है साहित्यिक सोर्स। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होता है उसमें बहुत सारे कैटेगरी आते हैं। उसमें आपको कैटेगरी आएगा टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, जिसमें उपकरण और औजार, फॉसिल्स रिमेन्स, जीवाश्म में आपका आएगा, शिलालेख आएगा, पोएट्री आएगा, मिट्टी के बर्तन आएंगे, शमशान आएगा, बिल्डिंग्स। जैसे हम लोग कभी कभी इतिहास देखते हो तो यहाँ पर जब इतिहास के बारे में बुक्स या कहीं कहीं देखने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भवन के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कितना भवन अच्छा होगा, कितना नक्काशीदार किया हुआ है। मतलब ऐसे चीजों को क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ह्यूमन बीइंग करते हैं तो सोचती है कि जो जितने भी आपको जो साइंटिस्ट होंगे उनके बारे में कितने बृहद रूप से उसका क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं। और इसका एक माध्यम जो है, बहुत सारा माध्यम है। कभी कभी हम लोग को मिलते हैं पुराने सिक्के मिलते हैं, उसमें नक्काशी मिलता है, उस सब चीजों के बारे में जला हुआ मिट्टी का बर्तन मिलता है और शेष मिलता है। तो इन सारों चीजों को संग्रह करके आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरातात्विक वेता होते हैं, उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल, उनके बारे में कैसा एक्टिविटीज, सबको क्या करते हैं, एक्टिविटीज को क्या करते हैं, आपको अप्लाई करते हैं। तो इन चीजों को आपको जो मैंने दो सेक्शंस आपको बताया, जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। आपको लिख रहा हूं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को मतलब बोलते हैं पूरा, ठीक है। और एक होता है लिटरेरी सोर्सेस। इसको बोलते हैं बाबू साहित्यिक स्रोत। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हिस्टोरियन क्या करते हैं, आपको जो किस बेसिस पे करते हैं, बहुत सारे पास्ट का क्या करते हैं उन लोग। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। बहुत सारे आपको जो टाइप्स होते हैं उनके आधार पे क्या करते हैं, उनका शोध करते हैं। तो इनमें दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको बोलते हैं पुरातत्व स्रोत, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज, जिसको बोलते हैं साहित्यिक सोर्सेज। और यहाँ पे एक और देखने की बात है कि जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस आपको आता है, इसमें बहुत सारे इसके भी पार्ट्स होते हैं। इसमें पार्ट्स आपको आते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, फॉसिल्स रिमेन, इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क, बिल्डिंग। जैसे देखते हो कि कब्र पे दफनाया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी हुआ। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हो गया, इमारत और आपका हो गया, स्मारक हो गया, मिट्टी के बर्तन कैसे उसमें यूज होते थे,
सिक्के कैसे होते थे, इन सब चीजों के बारे में हिस्टोरियन क्या करते थे, उसको स्टडी करते थे, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानते थे, साथ ही साथ उनका ये सब चीजों का निर्माण किस चीज के बने हुए थे, कैसा था, ये सब चीजों के बारे में आपको आर्कियोलॉजिकल आपको पुरातत्व स्रोत में मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में साहित्यिक स्रोत। तो चलती इनका जो पार्ट्स है वो मैं पार्ट्स को एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। चलो उसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये शायद आपका सेकंड वीडियो होगा, ये जो फर्स्ट चैप्टर का है। इसका जल्दी मैं आपको एक क्लास नेक्स्ट और करा के फिनिश करूंगा। इसके बाद आपको मैं आप स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से आप नोट्स अवेलेबल कर दिया जाएगा, आप वहां पर से रिसीव कर सकते हैं। और जैसा कि जान है कि आप बुक भी वहां से ले सकते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, पुरातत्व स्रोत। कहता है कि एज वी हैव ऑलरेडी लर्न हिस्ट्री इज ए रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट पीपल एंड प्लेसेस। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री जो है ए रिटेन अकाउंट इवेंट्स होता है, घटनाओं का एक बही खाता होता है, लोगों का, आपका जगह का। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। और जो दस्तावेज होता है, जो दस्तावेज जो एविडेंस होता है वो हम लोग को मदद करता है। किस चीज को मदद करता है? वो मदद करता है हम लोग को हिस्ट्री को समझने में। आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एग्जीक्यूटिव प्लेस वेयर द एंशिएंट पीपल लिव्ड एक्सकैवेशन हैव ब्रॉट टू लाइट मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। कहता है कि जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री क्या है, एक रिटेन अकाउंट है, किसका? घटना का, लोगों का, जगह का। और जो दस्तावेज होते हैं, जो लिखित जो दस्तावेज होते हैं, जो कागजी होते हैं, वो हम लोग को हिस्ट्री को समझने में आसानी प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ ध्यान देने की बात है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल, एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे कि पुरातत्व जो होता है, जो एक टॉपिक है, मतलब उसके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, जो खुदाई से होते हैं। और जिसको आर्कियोलॉजिस्ट उससे कहते हैं जो उस चीज को बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। द पर्सन हु स्टडी अबाउट द आर्कियोलॉजिकल थिंग्स इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान देने की बात है, उससे क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। कहता है कि प्लेसेस वेरी एंशिएंट पीपल लिव, वहां पर लोग क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे कि सावधानी पूर्वक खुदाई करते थे, सब देखते थे। जहां पर प्राचीन लोग क्या करते थे, वो लोग रहते थे। हर किसी में जिज्ञासा होता है, चाहने का कि पास्ट कैसा था, कैसे लोग रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, उन लोगों का व्यापार कैसा था, उन लोगों को क्या मुहरे चलती थी, उन लोगों को क्या खाना था, उन लोगों का बिल्डिंग्स कैसा होता था, उन लोग सब को कहां दफनाते थे। इन सारी चीजों को आप लोग आर्कियोलॉजिकल में आप लोग देखेंगे। Excavations have brought to light many interesting objects. खुदाई बहुत सारे चीज, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को क्या किया है, सामने लाया है, मतलब प्रकाश में लाया है कि क्या क्या चीज होता है। पॉट्स एंड पोएट्री टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड बाय पीपल ऑफ अर्लियर टाइम। लोग कैसे बर्तन करते थे, मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, कैसे लोग पुराने समय में लोग उसका कैसे इस्तेमाल करते थे। Ornaments and toys, coins, inscriptions, monuments, etc. are some of the things which tell us about the past life of our ancestors. कहता है कि ये सब जो हमारे जो है, कहने का मतलब है पुराने लोग खुदाई करके ये जानने की कोशिश करते थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था, किस चीज का मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, किस चीज का हथियार, शिकार करने के लिए हथियार यूज करते थे, पुराने समय के लोग गहना कैसे पहनते थे, खेलने के लिए खिलौना कैसा होता था, सिक्के कैसे होते थे, उनका मॉन्यूमेंट्स कैसा होता था, उन लोगों का आपको इमारत कैसा होता है, घर कैसे बने होते हैं। आर सम ऑफ द थिंग्स विच टेल अस अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये सारे चीजें क्या करते थे, हम लोग को बताता था। कौन बताता था? ये जितने भी सारे चीज थे वो आपको एंसेस्टर्स के बारे में, अर्थात हमारे पूर्वजों के, हमारे रहन, उनके पुराने जमाने के लोग के बारे में, उनको लाइफ स्टाइल के बारे में बतलाता था। ठीक समझ में आ रही है? अब टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कर रहा है। टूल्स का मतलब अभी जो आर्कियोलॉजिकल पार्ट्स में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ये सब जो आ रहा है, ये सब टॉपिक है जो टूल्स है। देखिए आपका ये सब टॉपिक्स आपको हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल आपको सोर्सेस में आपको मिलेगा। टूल्स एंड इंप्लीमेंट, फॉसिल, जीवन, बारी बारी करके मैं इसको पूरा डिटेल आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद हम लोग लिटरेरी सोर्सेस में, साहित्यिक स्रोत में, ये अभी आप पुरातत्व स्रोत के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में जो जो शामिल होता है आर्कियोलॉजिकल में, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहता है टूल्स एंड इंप्लीमेंट। टूल्स एंड इंप्लीमेंट का मतलब होता है उपकरण व औजार।
उसमें उपकरण औजार के रूप में बारे में कहता है। मेनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय अर्ली पीपल हैव बीन फाउंड इन वेरियस आर्कियोलॉजी साइट। बहुत सारे उपकरण और औजार आपको प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो मतलब इसकी खुदाई के दौरान जो काम करते थे उनके द्वारा। कहा? बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहों पर पाया गया, 37 जगह पर। They help in telling us about the kind of life those people live। वे लोग मदद करते थे क्या? About the kind of life, उन लोगों के जीवन पद्धति के बारे में मदद करते थे जहां पर वो लोग क्या करते थे? रहते थे। They also tell us about their work and society। यह चीज जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट है, यह चीज उनके बारे में क्या मदद करता था? They also tell us about their work। their नहीं, their मीन्स में वहां होता है, their मीन उनके होता है, याद रखिएगा। their बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हेयर नहीं, यहाँ बुलाने के लिए हियर, और जब बाल होता है सेंस तो वहां हेयर होता है। गॉट इट? They also tell us about their work and society। ये क्या करता था ना, ये हम लोगों के काम करने की पद्धति और उन लोगों को समाज के बारे में बतलाता था, उन लोगों को समाज कैसा था। अब आपका है, ये आपका टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में था। मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में जो पार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उसके पार्ट्स में एक एक करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो अभी मैंने पढ़ाया वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स था। अब सेकंड आपका जो है वो उसका पार्ट्स है फॉसिल्स, जीवाश्म, आपका जीवाश्म बना हुआ उसका अवशेष, उसके बारे में आपको पढ़ना। द इम्प्लीमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन प्रिजर्व इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। जो आपको पौधे, जानवरों और जो मनुष्य के जो अवशेष जो आपको वहां प्राप्त होते थे चट्टानों पर, मतलब वो जो मिलते थे, उससे कहा जाता था फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म, उसका अंश, जीवाश्म, जीव जो अंश, जीवाश्म। दे हैव बीन फाउंड ब्यूरिड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। वे लोग क्या करें, बहुत साल पहले क्या किया, दे हैव बीन फाउंड, पाया गया ब्यूरिड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे मिलियन लाखों वर्ष पहले उसको मतलब उसको दफना दिया जाता था उस सेंस में। They are normally found by the remains of hard body। They are normally found by the remains of the hard body parts such as bones or skulls which leave a permanent mark on the rock over the years। Sometimes remains of plants and animals also found। These are called fossil। कहता है कि वे लोग समान रूप से क्या होते थे, जो शरीर होता था, वो बॉडी होता था, वो कड़ा होता था, जिसका सच है किस रूप में, हड्डी के रूप में, खोपड़ी के रूप में, जो हमेशा उसमें क्या करता था, एक परमानेंट अस्थायी रूप से उस पर कुछ चिन्ह क्या कर देता था, उसमें निशान बना देता था। Sometimes remains of the plants and animals are also found। कहता है कि कुछ समय जो रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो पेड़ पौधे या जानवरों को रिमेन्स होते थे, अवशेष होते थे, ये लोग वो भी पाए गए हैं। एंड दीज आर ऑल्सो फॉसिल्स। और ये लोग भी क्या है, फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसका अंश होता है। जाहिर सी बात है, उसका अंश है, तभी तो उसका क्या निशान वहां पर मौजूद रहा। चाहे अगर मनुष्य का रहेगा तो उसमें खोपड़ी के रूप में वहां मौजूद है, हड्डी के रूप में, तो जीव किसी का अंश है ना, इसलिए सब क्या कहलाता है, ये हार्ड होता है, ये लोग क्या कहलाता है, आपको फॉसिल्स का। तो मैं आप लोगों ने पढ़ा टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, और सेकंड में आपको पढ़ा आप लोगों ने फॉसिल्स, जीवाश्म। नेक्स्ट आपको कहता है हिस्टोरियन स्टडी इवन द charred remains of food grains on cloth to find what the way of life in the past। They also study the ornaments and toys found at the archaeological site to know more about it। कहता है ना कि इतिहासकार क्या करते हैं, यहाँ तक कि अध्ययन क्या करते थे। देखिए इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकार तो जाहिर सी बात है उस समय में वो जीवित नहीं थे, उस समय वो लाइव देख नहीं पा रहे थे, उस समय तो देख नहीं पा रहे थे, उसमें वो मौजूद नहीं थे। तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, वहां पर जाकर उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारा उनका मेथड होता है, कार्बन से 14 विधि होता है, उसमें बहुत सारे साइंस के आपको साइंस की उसको स्टडी करते हैं, उनका निकालते हैं कितने साल बने हुए थे पहले, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, क्या चीज करते थे। क्योंकि ये सब क्या होता है, एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी होता है, जो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट में होता है। तो ये जो हिस्टोरियन क्या करते थे ना, हर चीज को बारी बारी से परखते थे। यहाँ तक कि इतिहासकार जो थे, जो भोजन के जो जले हुए जो अवशेष होते थे या और जो कपड़े के उस वहां प्राप्त होते थे, उनसे भी वो क्या करते थे, पास्ट को चीजों को बारे में उसे मदद करते थे। क्या कि हम लोग का क्या क्या खाने में क्या क्या खाते थे, ये भी क्यूरियोसिटी होता हो। वो लोग क्या क्या किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वो भी क्यूरियोसिटी होता था। क्योंकि आजकल के तो कपड़े नहीं होते डेफिनेटली, बिकॉज आज हम लोग क्या 21वीं शताब्दी में रह गए, तो हम लोग ज्यादा डेवलप कर गए। उस समय तो इतना इंसान में विकास नहीं था, डेवलपमेंट क्या, क्योंकि जैसे इंसान में धीरे धीरे विकास होता, उसी तरह वो क्या करता, अपने नए नए चीजों को अपने सोसाइटी या अपने रहन सहन में, अपने लाइफ स्टाइल में क्या उसको करता, उसको प्रमोट करता। तो उस समय तो उतना नहीं था, इस कारण से और क्यूरियोसिटी हो गया।
They also study the ornaments and toys found at the archaeological site to know more about them. वो लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कि जले हुए जो भोजन के जो अन्न मिलते थे, अनाज, वहां पर तो उनके कपड़े को तो अध्ययन करते ही थे, साथ ही साथ वो लोग क्या करते थे, वे लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जाते थे वहां पर, और वहां लोग को गहने जो होते थे, ऑर्नामेंट्स मींस गहना होता था, गहने और खिलौने जो वहां प्राप्त होते थे, उनसे भी बारे में क्या करते थे वो आपको हेल्प मिलता था कि आखिर वो लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के खाना खाते थे, किस प्रकार के गहने का अपने महिलाएं या पुरुष उसका परिधान में लाते थे, किस प्रकार खिलौने खेलते थे, क्योंकि क्यूरोसिटी इतिहास का सबसे मूल मंत्र है। जब तक आप क्यूरोसिटी नहीं होगा तो आप किसी भी चीज के पास्ट के बारे में आप जान नहीं सकते हो, या जानने के आप में लालसा नहीं सकते। और हिस्टोरिकल जो होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो इसी बेसिस पे अपने आप को लिखते हैं और उसको कैरी करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिखित रिकॉर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। अब है आगे है इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन में होता शिलालेख। The written record engraved on coins, pillars, walls of temples, caves, forts, places and copper on clay tablets are called inscription. Inscriptions कहते हैं किसे, शिलालेख कहते हैं किसे, कहता है the written records engraved on coins, pillars, walls of temples, caves, forts, palaces and on copper or clay tablets are called inscription. जो आपको सिक्के पर, कभी कभी देखते हैं कि सिक्के पर नक्काशी होता है, बहुत पहले हमेशा आप न्यूज में सुनते हैं कि यहाँ पर मिला, पुराने जमाने का मिला सिक्का, वहां पर नक्काशी का, वहां पर उकेरा हुआ चीज होता था, जो आपको पिलर्स पर, स्तंभों पर, मंदिरों के आपको दीवारों पर, गुफाओं में, किलों में, महलों में, ऑन कॉपर और क्ले टैबलेट और मिट्टियों पर ये सब चीजें क्या होता था, लिखा रहता था। इसको कहा जाता था, ये आपको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। Did not only tell us the name of kings but also make us aware about their empires, their extent of their era, the wars fought by them, their messages of peace and their administration. कहता है इतिहास को समझना अपने आप में बहुत ही मुश्किल भी है और सरल भी है, और इतिहास को जानने का मेथड हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा, आप ये सब आपको जो आप पार्ट्स पढ़े और उसको सोर्सेस में कहता है कि कुछ चीजें ऐसे होती है, जब कभी कभी हम लोग आज के डेट्स में देखते हो कि सोने के सिक्के पे या चांदी के सिक्के पर जब पुराने जब खरीदने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ से सन दिया रहता है और उस राजा का नाम दिया रहता है। तो जाहिर सी बात है उतना तो हम समझ सकते हैं कि वो राजा था सल्तनत का, वो अंपायर का, साथ ही साथ नीचे दिया रहता है राजा किस अंपायर से था, मतलब किस सम्राट से बिलोंग करता है, साथ ही साथ उसका ईस्वी भी दिया रहता है कि इतना से इतना सर। इससे तो इतना हम जान सकते हैं कि वो राजा जो था वो किस सम्राट से बिलोंग करता था, साथ ही साथ वो किस ईस्वी तक उसने शासन किया, किसकी मदद से हुआ। जाहिर सी बात है कि जो कॉइन्स पर जो आपको सिक्के पर जो चीज लिखा हुआ था, अंकित किया हुआ था, उससे हुआ, तो ये हमें समझने में मदद मिला। तो वही बोल रहा है आगे, दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द नेम्स ऑफ किंग, वे केवल राजा का नाम नहीं बतलाते थे, बट ऑल्सो मेक अस अवेयर अबाउट देयर एम्पायर्स। वे लोग क्या करते थे, वे लोग साम्राज्य के बारे में बताते थे। एक्सटेंट ऑफ द ईरा मींस युग होता है, समय को भी बतलाते थे। द वार्स फाउट बाय देम, उसके द्वारा युद्ध लड़ा गया युद्ध वो भी बतलाता था। देयर मैसेज ऑफ पीस, उसके संदेशों को, जो शांति का संदेश होता था, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो टेल अस देयर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासनिक चीजों के बारे में बतलाते थे कि कैसा उसका प्रशासन कैसा था। James Prinsep, an official of the Kolkata Mint and secretary of the Asiatic Society of Bengal, was the first to interpret the Brahmi script and was thus able to read the edict of the Maurya ruler Ashoka, which were inscribed in that language. कहता है कि जेम्स प्रिंस सबसे पहले एक आधिकारिक था जो कोलकाता मिंट का था, मतलब टकसाल का था, एंड सेक्रेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का था सचिवालय का, वो क्या था, वो एक क्या था, ऑफिशियल वर्क पर्सन था। वह द फर्स्ट, वो पहला था जिसने ब्रह्म लिपि और खरोष्टी लिपि में क्या क्या लिखने का काम किया। जिसके बाद क्या हुआ, मौर्य जो शासक था उसके बारे में, उसके लैंग्वेजों को पढ़ने में क्या हुआ, उसको आसानी प्राप्त। द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और जो इलाहाबाद आपका जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख था वो समुद्रगुप्त के जो सैन्य विजय है उसको बारे में बतलाता है, क्या समुद्रगुप्त ने कैसे अपने विजय हासिल किया। जाहिर सी बात है कोई जब लिखता है तो कोई अपने बारे में एक मतलब
एक अपना इंट्रोडक्शन लिख देता है, परिचय लिख देता है कि हमने यहाँ विजय हासिल किया, या कभी कभी देखता है अकबर ने ये विजय हासिल करके इस दौरान ये किया। तो उसी तरह से इलाहाबाद जो है आपका शिलालेख वो समुद्र गुप्त के सैन्य विजय के बारे में बतलाता है। द थिरुवनंतपुरम एंड कहता है कि थिरुवल्लांगुडुडु एंड उत्तरीनमपुरम इंस्क्रिप्शंस गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला रीजन। चोल मतलब होता है, चोला एक राज्य था, चोल साम्राज्य था, उसके बारे में आपको बतलाता है। The inscriptions of the Maurya king Ashoka are the earliest inscription in India। जो मौर्य काल का जो आपका था, जो एक खुदा शिलालेख था अशोका, आर द अर्लीस्ट, वो भारत के सबसे पुराने शिलालेखों में से था। दे आर नॉन एजिटिक्स, वो लोग किस रूप में जाने जाते थे? एजिटिक्स के रूप में जाने जाते थे। कॉइन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स मतलब अब सिक्के, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, इंस्क्रिप्शंस के डिक्स के बारे में, टूल्स एंड इंप्रूवमेंट्स के बारे में, फॉसिल रिमेन्स के बारे में। अब क्या है? कॉइन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स मतलब सिक्के और कलाकृति के बारे में, सिक्का और कलाकृति के माध्यम से उसके बाद उस इतिहास के बारे में क्या हम जानकारी हासिल सकते, उस पास्ट के बारे में क्या जानकारी हासिल सकते हैं उसके बारे में। Normally the coins were made of metals or the alloys available during the period. The coins indicate the level of scientific advancement during that era. समान रूप से सिक्के किस चीज के बने होते? मेटल्स के बने होते थे, available during that period, उस अवधि में, उस समय के दौरान। The coins indicate the level of scientific advancement। जो सिक्के होते थे ये भी बताते थे उस समय की कितना साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक पद्धति किस रूप में क्या था, अपने आप में विकसित था उस युग में, उस काल के दौरान। They help us to learn about the rulers in a particular dynasty and uncertain region। उस समय उसको क्या करते थे? वहां के साम्राज्य, उसके बारे में, उसके साम्राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में, ये सब जो सारे चीजें था प्रदेश की, ये सब चीजों के बारे में क्या करते थे? मदद करता था। They also provide clues about the economic condition of the country। उस समय क्या करता था? वो लोग प्रदान करते थे किसके बारे में? इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। वो लोग जो देश होता था उस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में क्या करता था? मदद करता था। जैसा कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन अबाउट द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट द ग्रोथ, व्हाट इज द जीडीपी रेट अबाउट द कंट्री, ये सब पढ़ते हैं। उस समय भी ऐसा था। Articles such as tools, weapons, potteries, copper, coins and jewelry made and used by man are called artifacts। इस artifacts होता क्या? कहता articles such as, जो articles होता है वो जैसे औजार, टूल्स होता था, वेपन्स होता था, मिट्टी के बर्तन होता था, हथियार होता था, औजार होता था, मूर्तियां होता था, खिलौने होते थे, सिक्के होते थे, गहने होते थे। मेड एंड यूज्ड बाय मैन, जो इंसान के द्वारा, मैन मेड ज्वेलरी मेड एंड यूज्ड बाय मैन, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते थे, उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, उसको क्या कहते थे? उसे क्या कहा जाता था? आर्टिफैक्ट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्टिफैक्ट्स कहा जाता था। बाय स्टडीइंग द रिमेन्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरियन कैन ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट द स्किल्स मास्टर्ड बाय मैन एंड अबाउट हिज वे ऑफ लाइफ। कहता जब इस चीज के बारे में जब अध्ययन करते थे हिस्टोरिकल, इतिहासकार, तो ये निष्कर्ष